हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर हमने डिस्कस किया था और हमने जो है लीनियर एक्सेलरेटर हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम एक्सेलरेटर जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर। बच्चे, मैंने आपको बताया था जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर होता है उसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर नहीं सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है हमें जो है बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जब लाइटेस्ट पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन हम इसको भी जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो है मास बहुत कम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये लाइट पार्टिकल है, लेकिन जो है लाइट पार्टिकल होने की वजह से जो है ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो करता है। आपको मैंने बताया था कि इसका जो है मास एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है एट अ वेरी लोअर एनर्जी, ठीक है ना। और मास इंक्रीज़ होने की वजह से मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है तो हमने देखा था कि जो साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उस सेमी सर्कल को क्रॉस करके जो है फर्दर जो है उस गैप के अंदर आने के लिए। तो वो गैप में आ ही नहीं पा रहा था, वो सिर्फ क्या कर रहा था बच्चे, सेमी सर्कल पाथ ही ट्रेस करता रह जा रहा था। तो इस वजह से जो है इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए बच्चे डॉक्टर DW जो है कर्स्ट थे, उन्होंने जो है अपना एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया उन्होंने उसको इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया बच्चे बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर, ठीक है। ये जो है बीटाट्रॉन का काम क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास अभी आपको पता है जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं दैट आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं और बीटाट्रॉन क्या करता है, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या करता है बच्चे, एक्सेलरेट करवाता है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं बच्चे, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस करके इसका नाम क्या रखा गया बच्चे, बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का मतलब जो है बीटा पार्टिकल्स को क्या करना बच्चे, एक्सेलरेट करना। अब यहाँ से बच्चे आपको पता है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है, यूरेनियम की अगर मैं बात करूं उसमें से भी क्या होता है बच्चे, यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें से भी क्या होगा बच्चे, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना, स्टेबल होने के लिए। तो जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी जो स्पीड होती है और जो एक्सेलरेटर से जो हम बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर से जो बीटा पार्टिकल निकलेंगे उनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, किससे बच्चे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जो बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। तो बीटाट्रॉन जो है बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है एट अ वेरी हाई एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होती है, 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है ना। मतलब 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सके हैं अभी तक, ठीक है, बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर से। बेसिकली अब इसका मतलब ये जो है साइक्लोट्रॉन से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो साइक्लोट्रॉन से कैसे डिफरेंट है, देखो सबसे पहले ये हमें पता था कि जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, दो डीज के बीच में जो है आपको पता है कि यहाँ पे हमने सोर्स रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में क्या होता था बच्चे, एक्सेलरेट होता था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती थी। पर यहाँ से बच्चे बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टोटली एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाएंगे बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, और वो जो EMF इंड्यूस होगा बच्चे उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे। बहुत डिफरेंस है इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो हमारी EMF इंड्यूस होगी उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा हमारे पास कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज़ कांस्टेंट रेडियस इंस्टेड ऑफ स्पाइरल। आपको मैंने बताया था बच्चे जो हमारा साइक्लोट्रॉन है उसका जो है पाथ जो वो कवर करते थे इलेक्ट्रॉन, वो कैसा पाथ होता था बच्चे, स्पाइरल पाथ होता था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा पाथ ट्रैवल करेंगे बच्चे, सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेंगे, और जो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेंगे उसका रेडियस क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते थे वो सेमी सर्कल ट्रेस करते थे, फिर आगे मूव करता था, उसका सेमी सर्कल का रेडियस हर बार क्या होता था बच्चे, इंक्रीज होता जाता था। यानी कि वो एक तरह से जो पाथ ट्रैवल कर रहे थे वो इस तरह से स्पाइरल कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा दैट इज सर्कुलर, ठीक है, वो एक कांस्टेंट रेडियस में ही क्या होते जाएंगे, एक्सेलरेट होते जाएंगे। अब बच्चे हमें पता चल गया कि बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर और साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में फ़र्क क्या है। अब बच्चे इसके लिए जो है एक हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं बच्चे बीटाट्रॉन कंडीशन। अगर हम इस बीटाट्रॉन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम जो है
आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो हमें जो है ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जो है इसी कंडीशन को हम स्टडी करेंगे कि ये कंडीशन है क्या। तो यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट तो करेंगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या होगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस जो है उसकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उससे क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बच्चे एक्सेलरेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे बच्चे, एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, उसी में ही हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चे, रिवॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या होता जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा तो ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है और तेजी से क्या होता जाएगा बच्चे, एक्सेलरेट करता जाएगा। आपको पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करोगे, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ जो है वो क्या होगी बच्चे, इंड्यूस होगी। और फ्लक्स इज इक्वल टू BA, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है यहाँ पे, d/dt ऑफ B, बी ही हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू ए एरिया तो बाहर ही आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया कि जैसे जैसे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो रही है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक्सेलरेट करा रहे हैं इन सर्कुलर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है कि हमने मान के चला जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो किसी रेडियस r के अंदर मूव कर रहा है, और उसके ऊपर जो टोटल फ्लक्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो मान लो 5b है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टोटल कितना है हमारे पास 5b है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर मैं ऑर्बिट की बात करूँ तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या है बच्चे, आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू क्या है बच्चे, b है, ठीक है। तो वैसे जो है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 5b है। अगर हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, तो वो क्या है बच्चे, b है आपका। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन की जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ये हमारा सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन है किसी r रेडियस के अंदर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चे, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया जो टोटल फ्लक्स अगर 5b है और उसको हम किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम फ्लक्स को किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, d/dt के से इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बच्चे, डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू -d/dt, यानी करली t, ठीक है। तो मैंने आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे, प्रोड्यूस होती है। तो अब वर्क डन जो है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके ऊपर जो वर्क डन लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इनटू जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो E इंटू ई, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है और जो चार्ज है दैट इज E, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए उसके ऊपर जो है फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है ना, जो कि क्या होगी, उसकी टेंजेंशियल फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करेगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और क्या रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो दैट फोर्स विल बी योर, कौन सी फोर्स होती है जो उसको सेंटर उसमें रिवॉल्व करके रखती है, दैट विल बी योर, कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि मान लो जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है टेंजेंट पे, ठीक है ना, तो F जो है वो मान लो वो फोर्स है, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, पूरी सर्कमफ्रेंस में हो रही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चे, F इंटू 2πr, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया कि F जो फोर्स दैट इज एक्टिंग टेंडेंशियली,
ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे। और वो फोर्स क्या है और वर्क डन किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, F इंटू 2πr। और एक वर्क डन हमने अभी निकाला था, वो क्या था कि EMF जो इंड्यूस हुई है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, E इंटू ई। तो यहाँ से बच्चे दोनों हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लोगे बच्चे, इक्वेट कर दोगे इक्वल। तो F इंटू 2πr हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, E इंटू ई। और E आपको पता है कि हमारे पास क्या निकल के आया है बच्चे, E हमने पता है ना कि चेंज इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस करली मतलब d∅/dt। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस d∅b/dt इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास F क्या निकल के आ जाएगा, माइनस E/2πr करली 5b/t। तो यहाँ से फोर्स हमारे पास क्या निकल के आ गई, माइनस E/2πr d∅/dt। तो बच्चे तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है, हमने करली को अगर हम d/dt भी ले लेते हैं तो मीडियम जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इज़ नॉट इन मोशन, ठीक है ना, मीडियम जो है मोशन के अंदर नहीं है, इस करके जो हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास फोर्स क्या निकल के आई, माइनस E/2πr इंटू d∅/dt। ये फोर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन को टेंजेंशियल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सके। अब आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम जो है असलरेट कर रहे हैं इस रेडियस के अंदर, ठीक है ना, कांस्टेंट रेडियस के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती जा रही है बच्चे, इंक्रीज होती जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट रेडियस मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है बार बार इंक्रीज हो रही है, तो उसका काम क्या होगा बच्चे, वो छोटी ऑर्बिट में ना रोटेट करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ट्राई करेगा कि वो क्या हो सके, लार्जर ऑर्बिट में मूव कर सके, ठीक है ना, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि वो लार्जर रेडियस का जो है ऑर्बिट में मूव करे। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें क्या करना है, ऑर्बिट को कांस्टेंट रखना है, उसके रेडियस को कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन की ये जो टेंडेंसी है कि वो क्या करे, लार्जर ऑर्बिट में मूव करे, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लो जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी अगर ऑर्बिट की b है, तो अगर मान लो जो फ्लक्स डेंसिटी है फाई भी हमने क्या ली, ऑर्बिट की हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर करी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फ्लक्स डेंसिटी एट द ऑर्बिट क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है ना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज QVB, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगी, EVB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EVB, ठीक है ना। EV क्या है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब तुम्हें पता है कि कोई भी पार्टिकल है अगर सर्कुलर पाथ में उसे रिवॉल्व करना है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी जो उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा सके, ठीक है ना, और वो फोर्स हमेशा इनवर्ड होगी, और वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी, दैट विल बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से फोर्स हमारे पास क्या निकल के आई, mv²/r। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको भी सेकंड मान लो, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो mv²/r इज इक्वल टू BeV। तो यहाँ से mv इज इक्वल टू BeR। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के क्या आएगा, P इज इक्वल टू mv। तो हम कह सकते हैं BeR जो है क्या मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो भी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जो फोर्स हमने लगाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स लग रही है, हर बार टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ से बच्चे dp/dt हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे आपको पता है ER तो कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव होगा, dB/dt का डेरिवेटिव होगा। अब देखो बच्चे, मैंने आपको क्या बोला कि हमें जो है कांस्टेंट रेडियस मेंटेन करना है, तो नेट टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि जो टेंजेंशियल, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं बच्चे, टेंजेंशियल फोर्स इंक्रीज हो रही है, इस करके क्या हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रही है, इस करके जो है इलेक्ट्रॉन जो है लार्जर एनर्जी और ऑक्यूपाई कर रहा है और रेडियस, बड़े रेडियस में वो मूव कर रहा है। पर अगर हमें क्या करना है बच्चे, टेंजेंशियल जो फोर्स लगेगी दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स 0 होनी चाहिए। पहली टेंजेंशियल फोर्स कौन सी लग रही थी हमारे पास, जो ये थी E-E/2πr इंटू d∅/dt। और नेक्स्ट हमने निकाली वो क्या थी बच्ची, ER dB/dt, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चे d∅/dt हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2πr² dB/dt। तो यहाँ से d∅ भी हमारे पास क्या निकल के आया, 2πr² dB। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से बच्चे अब देखो हमने इंटीग्रेट किया, अब हमने जो लिमिट्स लगाई हैं वो कौन सी लिमिट्स लगाई हैं, 0 से
0 से 5b0 और 0 से b, ठीक है ना। मान लो 0 से 5b0 हमने इसकी लिमिट लगाई तो इसका डेरिवेटिव 5b आ जाएगा, इसका 2πr²b, ठीक है ना। 0 से b अगर हमने लगाई तो यहाँ से बच्चे 5b0 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2πr²b। तो b यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, 5b बाय में 2πr², ठीक है ना। तो 5b0 लिख लो यहाँ से, 5b0 बाय में 2πr²। तो अब हमने क्या दिखा कि मान लो कि जो b डैश है दैट इज द एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द होल एरिया ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। पूरी एरिया जो जितना भी हमारे पास ऑर्बिट का एरिया उस पर जो एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स जो लग रही है वो किसके इक्वल है, अगर b डैश के इक्वल है तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, b डैश इज इक्वल टू 5b0 बाय में πr², ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, b डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 5b0 बाय में πr²। पूरे एरिया की बात हो रही है ना, तो यहाँ से बच्चे πr² क्या आ जाएगा, फुल एरिया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास b हमारे पास निकला है, b डैश हमने निकाला है, तो b इज इक्वल टू 1 बाय में 2 क्या हो गया बच्चे, b डैश के इक्वल आ गया। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट रेडियस में अगर मूव करवाना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास एक्ट कर रहे हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द ऑर्बिट इज 1 बाय में 2 होना चाहिए किसका, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो टोटल एरिया का जो मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है टोटल एरिया का जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिट का वो हाफ 1 बाय में 2 होना चाहिए जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द ऑर्बिट इनक्लोज बाय द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल एरिया है जो इलेक्ट्रॉन ने इनक्लोज किया है उसके क्या होना चाहिए, हाफ के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया कि अब हमें जो है हमने क्या यूज़ कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लगा रहे थे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या होगा, जो शेप होगी ना पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट वो इस तरह से होनी चाहिए कि फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज ग्रेटर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो सेंटर ऑफ ऑर्बिट पे जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन एट द सर्क। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ और क्या रखी है कि जो सेंटर पे जो है हमारे पास ये आर रेडियस अगर मूव कर रहा है तो जो सेंटर पे जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, फील्ड लग रही है ना वो हमेशा जो है जो सर्कमफ्रेंस पे लग रही है उससे हमेशा क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे इन्होंने क्या रहेगा, कुछ ऐसे डिस्क है जिसकी हाई परमिएबिलिटी है वो हम प्लेस करते हैं बिटवीन द पोल पीसेस इन द सेंट्रल रीजन, ठीक है ना, सेंट्रल रीजन पे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास मेनली जो इक्वेशन निकल के आई है अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है तो वो इक्वेशन कौन सी है, वो कंडीशन कौन सी है, दैट इज बिटरेटन कंडीशन, ठीक है।